सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं आज के आरंभ बैच का सेशन। तो आई होप आप लोग मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं। और आज आप ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, लेकिन कल की क्लास जो है ये आप लोगों के लिए लाइव रहेगी आरंभ बैच के अंदर, बिकॉज कल थर्सडे है। और जैसा कि मैंने आपको टाइम टेबल में बताया हुआ है कि थर्सडे के ऑनवर्ड्स आपकी लाइव क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीक 1 ऑन गोइंग है और इसमें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस बना रहे हैं। बैक टू बैक कल से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने वाले हैं आज के इस सेशन पर। टॉपिक्स क्या क्या है चलिए ग्रेजुअली आपको बताते हैं। तो ये जो आरंभ बैच है एसएससी जेई 2024 के फाउंडेशन सीरीज का कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन बैच, इसके अंदर ये प्लानिंग जो है मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसमें 11 से 16 दिसंबर के ड्यूरेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट उसके बाद शुरू होगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो 18 से 23 दिसंबर के ड्यूरेशन में सीटीक्यू के फॉर्मेट में आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो भाई अभी आपके लाइव क्लासेस का शेड्यूल जैसा कि मैंने आपको बोला कि थर्सडे से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तीनों दिन शाम के 6 बजे। अभी फिलहाल आप ये लेक्चर देख रहे हैं शाम के 7:30 बजे। ये लेक्चर आपके लिए आया हुआ है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास का पार्ट है अप टू वेडनेसडे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आज के शेड्यूल पर आते हैं। तो आज है 13 दिसंबर जब का ये लेक्चर है और डे 3 और पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है। तो आज का जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट्स में समझेंगे और उसके बाद तुरंत के तुरंत आपको इसके क्वेश्चंस पर लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है मैग्नेटिक सर्किट्स का पोर्शन है जिससे आज हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। और इस पोर्शन के अंदर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेसिक फंडामेंटल जो है शॉर्ट में एकदम आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस। शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना जो है, सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि लेट अस सपोज आपके पास ऐसा एक सोलेनॉइडल सेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स जो हैं वो लगे हुए हैं और इनको हम सप्लाई के अक्रॉस प्लेस कर दिए। ठीक, अब क्या हो क्या रहा है कि यहाँ पर जब आप पोटेंशियल में कुछ चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें आप चेंज करते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर एक एक अंदाजे से मैं बोलूँ कि 1 वोल्ट्स का चेंज आप करते हैं, है ना, या जो जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है, चलिए वोल्टेज में नहीं एग्जैक्टली अगर देखें तो हम करंट में चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज इन करंट कर रहे हैं। ठीक है, तो द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। इंडक्टर के बारे में आप जानते हैं कि इंडक्टर की एक नेचर होती है कि वो चेंज इन करंट को या सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक, यहां पर भी यही चीज होगा, इंडक्टिव कॉइल लगा हुआ है तो ये अपोज करेगा इस चेंज को, और ये चेंज को अपोज करेगा कैसे, ईएमएफ इंड्यूस करा के। कितने का, 1 वोल्ट का ईएमएफ। तो मान लीजिए कि ये 1 वोल्ट का ईएमएफ इसने इंड्यूस करा दिया इस चेंज को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए। तो उस कंडीशन पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर 1 हेनरी का सेल्फ इंडक्टेंस है, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो ये आप समझ गए। चलिए इसको लेमैन टर्म में आप समझिए। लेमैन टर्म में इसको ऐसे समझिए कि अगर ये सपोज कर लीजिए कोई कॉयल है, ठीक है, और इस पर मैं अगर सप्लाई भेजता हूँ, सप्लाई में कुछ चेंजेस करता हूँ, तो ये जो कॉयल, ये जो इंडक्टर है, ये कुछ ना कुछ अपोजिंग नेचर का फोर्स डेवलप करेगा उस सप्लाई के या उस करंट के होने वाली चेंज को अपोज करने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इसकी इंडक्टेंस के फॉर्म में जानते हैं या इसकी सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब उस कॉयल के अंदर जो सप्लाई में चेंज आ रहा है उससे वही कॉयल रिएक्ट कर रही है, किसी दूसरे कॉयल का रिएक्शन नहीं आ रहा है उस पर। ठीक, चलिए तो दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड विद कैपिटल एल। तो एल जो है इंडक्टेंस, ये आता कहां से है, तो उससे पहले आप ये समझिए, उससे पहले आप ये समझिए कि फ्लक्स जो वहां पर बन रही है ये किसके प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जो फ्लक्स है वहां पर वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है। तो भाई फ्लक्स जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स जो है वो करंट से प्रोपोर्शनल है, करंट आई। एंड फाई इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे मैं एल आई यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो एल इंडक्टेंस, सो देयर फोर आई कैन से एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, या फिर ऑल्सो आई कैन से कि एल इज इक्वल्स टू एन फाई डिवाइडेड बाई आई। इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। एन का नंबर, नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात हमको पता है। तो बेसिकली हम इंडक्टेंस को इस तरीके से, सेल्फ इंडक्टेंस को इस तरीके से शो कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सोलेनॉइड के लिए कैसे शो होगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर सोलेनॉइड के लिए आपको एक्सप्रेशन बताना होगा तो कैसे बताएंगे। तो कंडीशन लेते हैं फॉर अ सोलेनॉइड। लेट अस अज्यूम
कि हम एक सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक सोलेनॉइडल सेक्शन है और इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस समझना हो तो कैसे समझेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि ऐसा एक सोलेनॉइड सेक्शन है, इस पर कुछ कंडक्टर टर्न्स जो है वो हम लोगों ने लगा दिए, ठीक है। कुछ कॉइल्स जो है वो हम लोग इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं और इससे इस तरीके का ऐसा कुछ कनेक्शन है, हम लोग यहाँ सप्लाई में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उससे इस कॉइल पर क्या असर पड़ेगा या इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे आएगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि वी नो दैट वी नो दैट भाई बी जो होता है फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पिछली क्लास में मैंने आपको मैग्नेटिक के टर्म्स बताए हुए थे, उससे आप रिलेट कर लीजिए। सो देयर फॉर ऑल्सो वी कैन से कि फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये लिखा जा सकता है। फ्लक्स जो है दैट इज बी इंटू ए, यानी फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है भाई। अच्छा, एरिया की बात हो ही रही है तो इसके साथ जरा बी और एच का रिलेशन भी समझ लीजिए कि भाई हमको पता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, या बी इज इक्वल्स टू म्यू एच। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में परमिबिलिटी आप दिखाते हो वहां पर, तो एच की वैल्यू को जरा एक्सपैंड कर लीजिए और म्यू को भी एक्सपैंड कर लीजिए, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन एल। भाई एच की वैल्यू, एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज गिवन एज एन आई अपॉन एल। इस एक्सप्रेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एंड दिस बी मल्टीप्लाइड विद ए विल गिव यू द फ्लक्स पर टर्न ऑफ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर टर्न पर कितनी फ्लक्स बन रही है वो इस वैल्यू से मिल जाएगा, डायरेक्टली पुट कर दीजिएगा। सो देयर फोर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई, यानी कि फ्लक्स पर टर्न, फ्लक्स पर टर्न याद रखिएगा, अभी एक टर्न का फ्लक्स बता रहा हूं मैं आपको। तो दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी का एक्सप्रेशन पूरा ये है, so this is mu naught into mu r into n I upon L multiplied with a, ठीक है। ये आपका फ्लक्स पर टर्न आ गया। अब मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कंप्लीट नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैसे निकालेंगे आप फ्लक्स? n से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अब इसी फ्लक्स का एक्सप्रेशन जो है वो आप लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये अभी फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया। अभी मुझे किसका एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पे? मुझे एक सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन चाहिए। तो पिछले पेज से आपको पता है कि मैंने ये लिखा था कि सोलेनॉइड के लिए L इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, ये एक्सप्रेशन बनाया था भाई। n नंबर ऑफ टर्न्स तो हम कंसिडर कर चुके हैं यहाँ पे, दोबारा तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए n नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को, ये फ्लक्स के एक्सप्रेशन को जरा यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देयर फॉर यू विल गेट L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए, देखो आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो गया ये, डिवाइडेड बाई एल, डिवाइडेड बाई एल। ये फाइनल एक्सप्रेशन बचता है आपके पास किसी भी सोलेनॉइड के लिए जब सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो। तो यूनिट इसकी सेम है हेनरी, इट्स यूनिट इज सेम हेनरी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन भी बनते हैं कि मान लो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया तो एल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो कई लोग लिख देते हैं कि 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। डबल किया तो उसके स्क्वायर की वैल्यू के फॉर्म में, क्यों? क्योंकि आप इससे रिलेट कर रहे होते हैं, तो आपको ये लगता है कि अगर 2 टाइम्स किया एन को तो एल भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, जबकि ये बात गलत है। एन फाई अपॉन आई वाला जो एक्सप्रेशन है वो जनरली एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है। आपको जब सोलेनॉइड के लिए और एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जब पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर एन के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा एल, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दिस इज अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ सेकंड थिंग आप इसमें सीखते हैं अबाउट द, तो ये पिछला जो मैंने बताया म्यूचुअल नहीं, सॉरी दैट वाज द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब जो सेकंड थिंग आप सीखते हैं दैट इज अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में टर्म्स और कंडीशंस जो है उसको आसानी से आप समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, म्यूचुअल नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो कॉइल्स के बीच में होने वाला इंडक्टेंस, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब एक पर्टिकुलर कॉइल में आप सप्लाई करंट में कोई चेंजेस करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी कॉइल जो है वो रिस्पॉन्ड करती है इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन ईएमएफ और इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करती है। तो दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको समझने के लिए हम दो कॉइल्स को आमने सामने प्लेस कर देते हैं और लेट अस सपोज कि यहाँ पर किसी एक कॉइल से मैं सप्लाई दे रहा हूँ, दूसरी कॉइल पे उस सप्लाई का असर देखने वाला हूँ, ठीक।
अब इसके टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। तो मान लीजिए मेरी प्राइमरी कॉयल है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है उसी तरीके से। तो मान लेते हैं कि दिस इज माय प्राइमरी कॉयल और इसके सामने ये सेकेंडरी कॉयल है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉयल से मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, सप्लाई इज I1, ये वोल्टेज है V1। इससे सेकेंडरी कॉयल से I2 करंट जो कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो जा रही है, और यहाँ पर EMF जो है वो E2 बना रही है। ठीक है, और इसके अलावा क्या डिटेल है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स N2। ठीक है, ये दोनों कॉयल के बीच में। अब जब जब सप्लाई आप यहाँ से दे रहे हैं तो फ्लक्स का लिंकेज किधर से किधर होगा, और पहले तो सबसे पहले मेन फ्लक्स कहाँ पे बनेगी, तो भाई मेन फ्लक्स जो है वो तो इस कॉयल के लिए बनेगी ना। दिस इज योर मेन फ्लक्स फाई वन, लेकिन कुछ ना कुछ इस मेन फ्लक्स में से इसका कुछ हिस्सा लिंक होगा सामने वाली कॉयल के साथ। तो सामने वाली कॉयल आपके मेन कॉयल से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज मैग्नेटिकली कनेक्टेड। तो ये मैग्नेटिक कनेक्शन है इन दोनों कॉइल्स के बीच में। तो जो फ्लक्स लिंक हो रही है इसको फाई 12 या फिर साई 12 भी बोल सकते हो आप इसको। वैसे लिंकेज फ्लक्स को हमेशा साई से डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैंने साई का एक्सप्रेशन लिखा है। अदर देन दैट आप ये चाहते हैं कि सर कंफ्यूजन ना हो, कोई एक ही टर्म पे लिखते हैं, तो फाई 12 आप लिख दीजिएगा, जो ये बताता है कि फाई 1 से 2 पे लिंक हो रहा है। अगर 2 से 1 पे लिंक होता तो फाई 21 लिखवाता मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बेसिक एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से क्रिएट होता है, एंड देन उसके बाद फाइनली आप यहाँ से ईएमएफ का इक्वेशन जो है सेकेंडरी के लिए वो क्रिएट करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो भी देखिएगा। ईएमएफ E2 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो E2 डिपेंड करेगी कि कितना फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है और कितनी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड पर है, उस पर डिपेंड करेगी। यही दो मेन चीजें। और एक चीज और कि प्राइमरी से कितनी करंट आ रही है, ये करंट की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे होने वाला फ्लक्स भी कम होगा और उस फ्लक्स से होने वाला लिंकेज भी कम होगा, जिससे अल्टीमेटली E2 पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर है जिसको आपको सबसे ज्यादा फोकस में लेना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो भाई आप ये बोल सकते हैं यहाँ से कि सपोज कर लीजिए आपको E2 की वैल्यू बतानी है, तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, लिख सकते हैं ऐसा। E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। कौन सा I, I1, तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di1/dt, या फिर आप लिखिए E2 इज इक्वल टू m di1/dt। एक एक्सप्रेशन, m मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हो रहा है इनके बीच, उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे केस में आप लिखिए इसी E2 के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज N2 d∅12 डिवाइडेड बाई dt। यही एक्सप्रेशन इसके लिए भी लागू होगा। E2 जो है वो इस तरीके से प्रोपोर्शनल भी दिखेगा, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए E इज इक्वल टू N d∅dt लिखते हैं ना, और di/dt के फॉर्म में भी मैं लिखा हूं यहाँ पे। तो अब दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं रिलेट कर दूं एक साथ तो ये हो जाएगा N2 d∅12 अपॉन dt इक्वल टू m di1/dt। और दोनों में से मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू अगर जाननी है यहाँ से, तो मैं m को इधर छोड़ देता हूँ, di1 अपॉन dt इसको उस तरफ भेज देता हूँ। ठीक है, so this will be N2 d∅12 upon dt multiplied with dt upon di1, that is equal to mutual inductance m, and finally we will get m is equals to N2 d∅12 upon di1। तो ये कुल मिला के बात ये है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बात ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किस पे डिपेंड कर रही है, अगर एक केस मैंने आपको दिखाया, ऐसा ही दूसरा केस हो सकता है कि भाई सप्लाई हम कॉइल 2 से दे रहे हैं और आपको ईएमएफ जो है वो कॉइल 1 पर मिल रहा है, तो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा। मतलब ओवरऑल जनरलाइज एक्सप्रेशन यही रहेगा, बस N2 की जगह N1 हो जाएगा। ठीक, 512 की जगह 521 हो जाएगा, I1 की जगह I2 करंट हो जाएगी, क्योंकि तब वो सप्लाई करंट रहेगी। तो इस हिसाब से M जो है यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो लिंक करता है नंबर ऑफ टर्न्स और जो लिंकेज फ्लक्स जो है उसके ऊपर। ठीक, अब यहीं से एक और रिलेशन आता है जिसको मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं आपको। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का रिलेशन आता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको ये बताता है कि टोटल फ्लक्स में से कितनी फ्लक्स लिंक होगी बगल वाली कॉइल के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आपको अगर एक कंडीशन पे लिखना है तो आप लिखते हैं 512 अपॉन 5 1। अगर मैं सप्लाई कॉइल 1 पर दे रहा हूँ
तो इस तरीके से शो कर सकते हैं इसको। या फिर आप लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 5 to 1, अगर मैं सप्लाई कॉइल 2 से दे रहा हूँ तो उतनी फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है। तो वो बताता है कि टोटल फ्लक्स जितनी है हमारे पास उसमें से कितना प्रतिशत या कितनी फ्लक्स जो है वो लिंक हो सकती है, फ्लक्स लिंकेज कितना हो सकता है, उसका कोफिशिएंट है ये। ठीक है, और के एम और एल का रिलेशन जो है आपसे पूछता है, जिसको मैं बिना डिराइव के डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। जब सेशन में पढ़ेंगे तो मैं आपको इस सबका डेरिवेशन भी बता दूंगा साथ साथ। m इज इक्वल्स टू के टाइम्स अंडर रूट L1 इंटू L2, ये एक्सप्रेशन बनता है इसका। ठीक है, इसी से k भी डिराइव कर मतलब लिख सकते हो आप कि k इज इक्वल्स टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का इंटर रिलेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये ऐसे पॉइंट्स है जिससे खूब क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। मस्त मस्त पेपर्स में क्वेश्चन इससे आते हैं। मैग्नेटिक सर्किट अगर आप पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक के बेसिक टर्म्स के अलावा आपको ये सारी चीज़ें, मतलब सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड डॉट कन्वेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ और पता होनी चाहिए आपको मैग्नेटिक सर्किट के रिस्पेक्ट में। चलिए, ये तो हो गई बात टॉपिक्स की। अब क्वेश्चंस देखें कि कैसे सवाल बनते हैं, और देखते हैं कि अब जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ इन सब टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड, क्या वो आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पुराने एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है, देखते हैं कि आपसे ये सवाल बनते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये एल और एम का रिलेशन मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से दोनों रिलेटेड है। फुल लेंथ में पढ़ने के लिए हम अपनी फुल लेंथ क्लास जो है, जो एसएससी के लिए डेडिकेटेडली जो स्टार्ट होने वाली है, उस क्लास में डिटेल में भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, क्रैश कोर्स के फॉर्म में मस्त तरीके से। तो चलिए, अभी फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ। तो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बैक टू बैक क्वेश्चंस बनाएंगे अब हम लोग इन टॉपिक्स के। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 600 टन कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम्स एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.8 हेनरी। 7 ओम का रेजिस्टेंस, 0.8 हेनरी का इंडक्टेंस है। 1/5 ऑफ द टर्न्स आर रिमूव्ड। अब उस इंडक्टर में से 1/5वां हिस्सा के नंबर ऑफ टर्न्स को रिमूव कर दिया गया, तो मतलब सेकंड कंडीशन आ गई यहाँ पर, केस 2। देन द न्यू इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी हाउ मच। न्यू इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो पूछा। ठीक, देखिए आपके पास डेटा क्या क्या गिवन है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेजिस्टेंस R की वैल्यू 7 ओम्स। ठीक है, इंडक्टेंस L1 की वैल्यू 0.8 हेनरी, ये दे रखा है। इफ 1/5 ऑफ द टर्न्स आर रिमूव, तो नंबर ऑफ टर्न्स में देखिएगा N1 आपको 600 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, N1 की वैल्यू प्राइमरी टर्न्स 600 है। अब सेकंड केस में आपको बोलता है कि N2 जो है वो कितना हो गया पता है। इफ इतना टर्न्स आर रिमूव्ड, तब नया न्यू इंडक्टेंस, तो इतना टर्न्स तो रिमूव हो गया ना, तो 600 माइनस 1/5वां हिस्सा ऑफ 600, ऐसा कर लीजिए। तो 5 1 5 6 10, 5 2 10, 120। 600 में से 120 माइनस करिए तो 500 बचा और 480 बच गया, टोटल 480 टर्न्स। ये आपके पास आ गया क्या, दिस इज योर N2, ये आपका N2 आ गया। ठीक है, तो N1 N2 दोनों है, L1 अवेलेबल है। रिलेशन मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्या रिलेशन है। आपको क्या पूछा, न्यू इंडक्टेंस पूछा ना। तो देखिए L जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू N का स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको डेरिवेशन कराया ना सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, N के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है सेल्फ इंडक्टेंस। सो देयरफॉर यू कैन से कि L2 बाई L1 इज प्रोपोर्शनल टू N2 बाई N1 दोनों का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो L1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, L1 की वैल्यू है, देखिए L2 तो अननोन है, डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। N2 कितना है 600, नहीं 480 डिवाइडेड बाई 600, और दोनों वैल्यूज का स्क्वायर। चलिए 0 और 0 तो कट भी गया, तो भी 48/60 तो बचता है, और दोनों स्क्वायर वैल्यू के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा L2 बराबर, L2 इज इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60 का स्क्वायर। अब इस डेटा को अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसी से। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी फटाफट से। 48 इंटू 2 बाई 60 इंटू 60 कंप्लीट कर लीजिए। ये जो डेटा है 6 या 36 00 और 4 4 जा 16 16 16 5 जा, ये 0.5 के लगभग कोई डेटा देगा आपको। 0.25 आ रहा था और मल्टीप्लाइड विद 2 भी तो होगा ना, तो 0.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 का डेटा जो है मुझे दिखता है अप्रॉक्स। आप इसको एग्जैक्ट में सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से टाइम लेकर के, बट अभी फिलहाल के लिए राइट आंसर मुझे दिख गया है ए ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर।
बना लेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। बस ये एक रिलेशन था जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन टिका हुआ था। अगर ये आपको पिछले वाले डेटा में समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन तो तुरंत बना लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं, बैक टू बैक देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला सवाल आ गया आपके सामने। बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के जल्दी बताइएगा इसका आंसर। भाई सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कि द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स विद सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2, दो कॉइल है, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको L1 और L2 के फॉर्म में, ठीक। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इनके बीच का, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। क्या होगा इसका रिजल्टेंट? कॉइल का कनेक्शन अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ से जो मैं करंट भेजूंगा, यहाँ से जो मैं करंट भेजूंगा आई, ये सेम करंट यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए, इस कॉइल से होते हुए वापस यहाँ पर आ रही है। तो सीधी सी बात है कि करंट का पाथ तो कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो ही नहीं रहा है, मतलब कहीं डिवाइड तो हो ही नहीं रही है करंट। अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो फिर अलग अलग थोड़ी ना है। फिर तो इस कॉइल को आप ऐसे बना दो ना, सीधे सीधे ऐसे बना दो, L1 L2, और कहाँ कहाँ इसके एंड पर, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट भी समझिएगा, देखिए करंट यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक। इस डॉट में करंट एंटर कर रही है, बहुत सही है। यहाँ से घूमते हुए करंट आ रही है और इस डॉट में भी करंट एंटर ही कर रही है, उस डॉट में भी करंट एंटर ही कर रही है। तो मतलब कंडीशन कौन सी है? कंडीशन है एडिटिव पोलैरिटी की। एडिटिव पोलैरिटी के केस में आपको पता है कि ये L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M के फॉर्म में हम लोग L इक्विवेलेंट बताते हैं। तो देखें क्या, ये रहा अपना राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको देख के लगे कि पैरेलल कनेक्शन है, जबकि है पूरा पूरा का पूरा सीरीज में। और दूसरा कंफ्यूजन होता कि +2M होगा कि -2M होगा, वो भी क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी एक डायरेक्शन से करंट फ्लो कराइए, आप चाहें तो यहाँ से भी करंट फ्लो करा सकते हैं। देखिएगा डॉट से अगर डायरेक्शन सेम है दोनों कॉइल्स में तो पॉजिटिव एडिटिव पोलैरिटी, अगर डॉट में डायरेक्शन अलग अलग है करंट की फ्लो की तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। बिल्कुल इतना ही छोटा सा कंसेप्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ, बिकॉज शॉर्ट शॉर्ट में मेन कंसेप्ट को समझते जाएंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। बहुत लेंदी वे में समझेंगे तो भूलने का खतरा बड़ा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो हम लोग आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द गिवन सर्किट, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लूप नंबर 1। ये आपका फर्स्ट लूप है, बोलता है कि इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होगा। अच्छा ठीक है भाई, तो V1 की वैल्यू लूप 1 के लिए पूछा है ना, तो मतलब हमको अल्टीमेटली यहाँ से V1 की वैल्यू पूछा है ना, यही मतलब है इस क्वेश्चन का। अगर लूप 2 के लिए बोलता तो मैं बोलता कि V2 के फॉर्म में आंसर होगा। तो देखिए इस हिसाब से ये जो डी ऑप्शन है ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि ये V2 के रिस्पेक्ट में लिखा है। ये चीज़ समझ गए ना, फर्स्ट कॉइल के लिए बोला है। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या क्या चीज़ है, देखिए L di/dt पहला चीज़ दिख रहा है मुझे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर V1 इज इक्वल्स टू L, और इंडक्टेंस भी कौन सा, फर्स्ट वाला इंडक्टेंस, तो L1 di1/dt, इतना दिख गया। अब ये दोनों के दोनों कॉइल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे है ना, यहाँ पर दोनों में डॉट कन्वेंशन है। जब डॉट कन्वेंशन आप देखेंगे तो आपको अब इस वाले लूप को भी कंसिडर करना पड़ेगा। हालांकि इस लूप के अंदर I2 करंट यहाँ से एंटर कर रही है। अब I2 करंट यहाँ से एंटर कर रही है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा M di2/dt, M di2/dt उस रिस्पेक्ट में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लस में होगा या माइनस साइन में होगा। तो देखिए यहाँ से साइन कन्वेंशन कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ से करंट बाहर निकल रही है इस डॉट से, तो इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर भी तो डायरेक्शन सेम है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव पोलैरिटी जैसे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से भी करंट जो है वो बाहर ही निकल रही है उस डॉट से। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, जब मैं म्यूचुअल लिखूंगा इसके आगे तो देखिए प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल था यहाँ पे, बात तो ये है। और M, इस कॉइल का लिंकेज किससे, दूसरी वाली कॉइल से, तो सेकंड वाली कॉइल जो है वो उस पर कौन सी करंट आ रही है, I2 करंट जा रही है ना, तो आप लिखेंगे M di/dt, M di/dt, लेकिन I कौन सा, I2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस कॉइल का इफेक्ट देख रहे हैं, सही है। अब प्लस लिखे या माइनस लिखे तो दोनों डॉट्स में करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, करंट की डायरेक्शन सेम है यार, तो एडिटिव पोलैरिटी का हो जाएगा, माइनस साइन हटा देंगे फिर आप यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बचेगा फाइनल एक्सप्रेशन। तो V1 अब टी के फॉर्म में, क्योंकि टाइम डोमेन में ये चीज़ पूछ रहा है, तो V1t इज इक्वल टू L1 di1t, ठीक है, और प्लस M di2/dt, M di/dt, बिल्कुल सही है, राइट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। बस एक चीज़ यहाँ पर जो है वो शायद मिसिंग है,
ये मुझे लगता है कि टाइपिंग एरर है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में एक तरफ तो मिसिंग दिख रहा है मुझे। डी आई अपॉन डी टी होगा ये सब पे ना, अपॉन का साइन जो है वो मिसिंग दिख रहा है मुझको इन सब पे। यहाँ पर तो है एम डी आई बाई डी टी सभी में, इधर तो ठीक है, इस तरफ मिसिंग था, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ये टाइपिंग का मिस्टेक लग रहा है मुझको, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए जो है दिस शुड बी द राइट आंसर। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 5 हेनरी का कॉइल जो है कपल्ड विद द 20 हेनरी कॉइल, ठीक है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम कंसीडरिंग नो फ्लक्स लीकेज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमको पता है कि मैक्सिमम लिंकेज जो है या मैक्सिमम इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो कैसी हो सकती है या कब हो सकती है, जब एडिटिव पोलैरिटी होगा तभी तो होगी ना। चाहे दोनों में ऐसा बना दीजिए डॉट, या फिर दोनों में डॉट कन्वेंशन ऐसे बना दीजिए, किसी भी फॉर्म में एडिटिव पोलैरिटी मिलेगा। एडिटिव पोलैरिटी का रिजल्टेंट क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M। यही मैक्सिमम वैल्यू होती है जब कोई भी दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो एडिटिव पोलैरिटी का केस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो एक कॉइल आपके पास 5 हेनरी का है, दूसरा कॉइल जो है वो 20 हेनरी का है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ M म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम कंसिडरिंग नो फ्लक्स लिंकेज। अगर कोई फ्लक्स का लिंकेज हो ही नहीं रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ M आप करेंगे यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ M। तो M की वैल्यू क्या रखेंगे ये बताइएगा। नो फ्लक्स लीकेज बोल रहा है, ठीक है, फ्लक्स कहीं से कुछ भी नहीं लीक हो रही। तो अब राइट आंसर क्या होगा इसका, अब राइट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M की वैल्यू पूछा ना। तो अगर कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा फुल कपलिंग चल रहा है, ठीक। तो M इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2। ये सिनारियो आपको लेकर के चलना है यहाँ पर, ठीक। M इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2, ठीक है। L1 L2 दोनों की वैल्यू आपको दे रखा है 5 इंटू 20, ये हो जाएगा अंडर रूट 100 और ये हो जाएगा बाहर 10। 10 हेनरी जो है दिस शुड बी द आंसर। अब आप सोचेंगे कि सर के का क्या हुआ, देखिए जब यहाँ पे कोई भी फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है मतलब आइडियल कंडीशन है, ठीक है, आइडियल कंडीशन है। तो मैंने जो पहला अप्रोच बताया था उस अप्रोच के डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप सही आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इस डायरेक्शन में अप्रोच करना है, यही बस सोचना है आपको एग्जामिनेशन में कि कौन सा पाथ अज्यूम करें। फॉर्मूले तो दोनों हैं, वो वाला भी फॉर्मूला था, इसका ये भी एक फॉर्मूला है। बट यहाँ पे ये समझना था कि आपको जब ये आखिरी में डेटा दिया है ना कि फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, तो वो किसी पर्पस से दिया है डेटा। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं हो रहा है, मतलब 100% लिंक हो रही है फ्लक्स, और 100% लिंक हो रही है, तो मतलब के की वैल्यू कितनी है, के अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। देखिए मैंने आपको बताया था ना के इज इक्वल टू क्या होता है, 512 अपॉन 51 लिखते हैं, मतलब टोटल फ्लक्स जो अवेलेबल है उसमें से कितना लिंक हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 51 के बराबर लिंक हो सकता है, वही तो होगी 100% सिचुएशन। एंड इन दैट केस सबसे बड़ी वैल्यू जो के की आएगी वो 1 होगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू के की हो ही नहीं सकती, तो बात ही खत्म यहाँ से। टाइट कपलिंग वाला केस है यहाँ पर, एकदम जोरदार कपलिंग है। एम की वैल्यू 10 हेनरी है, मतलब अपना आंसर सी ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, बहुत ही मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसका स्टेटमेंट पूरा। लिखा हुआ है दो आइडेंटिकल कॉइल हैं एक्स और वाई, 500 टर्न्स है दोनों का, इनको पैरेलल प्लेन पर रखा सच दैट 80% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एक कॉइल लिंक करता है दूसरे वाले कॉइल के साथ, ठीक। फिर बोलता है कि इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द पहला वाला कॉइल, और उसकी वजह से 10 मिली वेबर का फ्लक्स बनता है उसके अंदर, ठीक। तो अब बताइए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्स और वाई के बीच में कितना है। सबसे पहले सिचुएशन समझिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपको N1 दे रखा है 500 यहाँ पर, और N2 भी उतना ही दिया है, दोनों कॉइल में बोलता है, तो N1 N2 बोथ आर इक्वल, ठीक। 80% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द वन कॉइल लिंक्स विद द अदर, तो एक कॉइल का फ्लक्स जो है 10 मिली वेबर का है, तो φ1 जो है वो 10 मिली वेबर का है, तो देयरफॉर φ2 कितना होगा, 8 मिली वेबर होगा, और क्या, 80% तो 8 ही होगा ना इसका। चलिए ठीक है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और कुछ डेटा दिया हुआ है क्या, इफ द करंट ऑफ 5 एम्पियर, ओके करंट भी दिया हुआ है, आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो अब आपको पूछता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इज इक्वल्स टू, देखिए चेंज इन फ्लक्स जो है वो मुझको मिल गया, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में फ्लक्स का डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, फ्लक्स का चेंज तो हमको यहाँ से मिल रहा है, इसको यूज कैसे करें। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्रेशन लिखवाया,
m इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं हम लोग, n डी फाई बाई डी आई, ऐसा लिखते हैं। इसी फॉर्म पे मैंने आपको डेरिवेशन कराया अब से कुछ पेज पहले, देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिराइव करवाया ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखिए एन डी फाई अपॉन डी आई। ये वाला फाई कौन सा होता है, दिस इज द फ्लक्स लिंकेज, कि कितना फ्लक्स जो है वो लिंक हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर। और डी आई कौन सा होता है, जो करंट आप सप्लाई दे रहे हैं। ये डी आई की वैल्यू कितनी है, चेंज इन करंट 5 माइनस 0, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ना इस कॉइल के अंदर, तो ये होगी वैल्यू। एन की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एन वन भी है एन टू भी है, 500 की वैल्यू पर है एन। और डी फाई में फ्लक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, उससे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दोनों केसेस की मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो वी कैन राइट m इज इक्वल्स टू 500 इंटू डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी आई, चेंज इन करंट। क्या वैल्यू पुट करें इसके अंदर, तो चेंज इन करंट में भाई वैल्यू हमको यहाँ से मिलती है 5। ठीक, डी फाइव में क्या पुट करें, 10 माइनस 5 ये पुट करें या कुछ और, 10 माइनस 5 ये पुट करें या कुछ और डेटा। तो 500 इंटू, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 8 इंटू 10 रेज टू द पावर, मिली है ना, -3 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया 100, 2 0 हट गया। m की वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, 8 हेनरी। m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8 हेनरी। 8 हेनरी आ रही है क्या, कि कुछ और आ रहा है, 1 2 2 0, अच्छा ये 10 का पावर -3 है ना, 800 हो गया, 0.8 हेनरी, सॉरी सॉरी 8 हेनरी नहीं बचेगा, ये एक और जीरो कटेगा ना, तो 0.8 हेनरी बचेगा इसका आंसर। m की वैल्यू शुड बी अगेन 0.8 हेनरी, ऑप्शन ए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व किए समझ गए आप। तो लिखा है कि इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग इन द x प्रोड्यूसेस इतना मिली वेबर का फ्लक्स, तो बताइए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस x से y की तरफ कितना है। मैंने यहाँ पे 8 मिली हेनरी को ही क्यों लिया, 8 मिली वेबर को क्यों लिया, क्योंकि मुझे सेकेंडरी साइड पर लिंकेज देखना है कि कितना लिंक होके पहुंच रहा है। मुझे प्राइमरी फ्लक्स से या मेन फ्लक्स से क्या मतलब है। आपने अगर ये डेरिवेशन को ध्यान से देखा तो इस पे मैंने ये चीज़ बताया हुआ है कि हमको इस 5-1 से लेना देना नहीं है, हमको 5-1-2 से मतलब है कि कितना फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी पर आ रहा है, इसके आधार पे हम लोग ये रिलेशन बताएंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है देखिए d512 अपॉन di1, इसलिए मैंने ऐसा रखा। ओके, ये पॉइंट क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग इसी स्पीड के साथ, और लिखा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस दो कॉइल का है 4 मिली हेनरी 9 मिली हेनरी रेस्पेक्टिवली। अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.5 है तो बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल का कितना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप बताइए। m इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 इंटू L2। दोनों कॉइल का डेटा आपको गिवन है, एक का 4 है, k की वैल्यू देखिए आपके पास 0.5 है। ठीक है, अंडर रूट 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, और इधर बच गया 0.5, 36 हो गया तो 6 6 जा 36 के आसपास, 6 6 जा 36, हाँ ठीक है। तो ये 6 हो गया इंटू 0.5, तो 3 बचेगा आपके पास। 3 इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। एकदम क्विकली बता सकते हैं आप यार, ऐसे सब क्वेश्चन देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहे हैं, और डेटा भी आपको ऐसे ही गिवन रहेगा कि राउंड फिगर में डेटा आ रहा है। तो 4 9 जा ये हो गया अंडर रूट 36, बाहर है 0.5, दिस इज m। तो आप लिखिए m इज इक्वल टू 0.5 को 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ बच गया 6, कैंसिल कर दीजिए, 3 मिली हेनरी। ठीक है, ये सब डेटा मिली हेनरी में था ना, इसीलिए ये भी मिली हेनरी में आया फाइनली। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। ऐसे सब क्वेश्चन छोटे छोटे से कितने सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है, या मैं कितने सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ वो भी आप देखिएगा। आप भी एकदम मस्त टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि दो कपल कॉयल हैं L1 L2, जिसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.8 है। इस बार k की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.8। फिर L1 L2 दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस induced EMF in the coil, inductance नहीं, maximum value of the induced EMF in the coil 2 if a current I1 is equals to 20 sin 3140 एम्पियर को पास किया गया कॉइल 1 के अंदर। कंडीशन वही है म्यूचुअल वाला, इस बार करंट आपको ऐसे साइनोसॉइडल फॉर्म में दिया हुआ है। क्या करेंगे इसका, देखिए ध्यान से सॉल्व करिएगा, इसमें फंसना नहीं है। आपको बोल दिया I1 से हम सप्लाई दे रहे हैं, I1 करंट की वैल्यू इस बार इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आपको गिवन है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ठीक है ना, K दिया हुआ है, L1 L2 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो M कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि M की वैल्यू कितनी आती है। अल्टीमेटली जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, V इज इक्वल्स टू, हमको क्या पूछा, वोल्टेज पूछा ना,
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, वोल्टेज पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है, तो इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी के फॉर्म में कैलकुलेशन होगा इस बार। ठीक है, एम डी आई बाई डी टी करेंगे हम लोग, तो कैसे कैसे सिंप्लीफाई होगा भाई, मुझे चाहिए कि ई एम एफ ई इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, ऐसे निकालूँ मैं, तो आई की वैल्यू तो है मेरे पास, पुट कर दूंगा वहाँ पे, एम नहीं है, चलो पहले एम निकालते हैं, एम ही फाइंड करते हैं, यहीं पर शॉर्ट में सॉल्व करा देता हूँ मैं, एक्सप्रेशन बस देखते जाएगा कि क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो m निकालने के लिए मैं सबसे पहला काम करूंगा, m इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल वन इंटू एल टू, लिख सकते हैं ऐसा, एल वन इंटू कितना है 0.5 और 4 है, 0.5 और 4.0, तो 4 5 20, 0.2, 2 हो गया इधर, अंडर रूट 2 के आसपास की वैल्यू, और k कितना मल्टीप्लाई होगा 0.8, 1.4, 1.414 इसकी वैल्यू आ गई, और वहाँ से कितना आ गया 0.8, उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो 0.5 इंटू 0.4 इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 4 5 ज़ा 20, 0 2 2.0, 0.2 हो गया, 0.2 इससे बाहर निकल के आया, तो ये लगभग लगभग 0.2 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1.1 के आसपास कुछ डेटा दे रहा है ये, इसका जो m का डेटा है वो लगभग लगभग 1.1 हेनरी आएगा। ठीक, कैल्सी में मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन से लिख रहा हूँ 1.1 हेनरी। ठीक है, एक अंदाजे से लेकर के सॉल्व करते हैं, चलिए 1.1 हेनरी आ गया। अब मैं ईएमएफ निकालने जा रहा हूँ, एम डी आई बाई डी टी। अब आई की वैल्यू कितनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पुट कर दीजिए इसको, 20 साइन 314 टी। अच्छा देखिए, ये साइन ओमेगा टी है, और ओमेगा की जगह पे जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ वो डी टी के रिस्पेक्ट में है, तो हमको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ई इज इक्वल टू 1.1 इंटू 20 ओमेगा कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में आएगा ये डेटा, तो ओमेगा मतलब 314 बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस 314 टी, इस फॉर्मेट में डेटा आएगा। अब आपको इसमें कोई टाइम वगैरह दिया है क्या, इस पास इन द कॉइल 1। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बोला है। ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर बोलता है, तो उस कंडीशन में ये जो फ्लक्चुएटिंग पोर्शन है इसका यूज़ करेंगे क्या, ये जो फ्लक्चुएटिंग पोर्शन है इसका यूज़ करने की ज़रूरत है क्या, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग मैक्सिमम के फॉर्म में रख लेंगे। मैंने मोबाइल नहीं रखा है क्या, चलो मैं इसको अदरवाइज चेक कर लेता। तो हमको ना ये वाला जो पोर्शन है, अब मैक्सिमम है तो इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको आप 1 बनाएंगे सीधे। पीक की वैल्यू आपको देखिए, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, नहीं पीक वैल्यू पूछा, पीक वैल्यू पूछा तो ये पूरा डेटा आपका 1 हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग पार्ट शुड बी इक्वल टू 1 हाईएस्ट वैल्यू पे। उस कंडीशन पे आपके पास इक्वेशन में बचेगा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 20 इंटू 314, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6280, और ये मल्टीप्लाइड विथ 1.1, 6280, तो ये हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 2, ठीक है, 628 और 0.1 इसका 1 टाइम्स 1.1 टाइम्स, तो ये 7000 के समथिंग आएगा, 7 केवी के आसपास, 7000 किलो वोल्ट्स में। ऑब्वियसली इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, 7000 का डेटा 7.1 में दिखाई दे रहा है मुझे, एक सी ऑप्शन पे 7.1। अब एग्जैक्टली 7.1 आ रहा है या नहीं आ रहा है आप इसको कर लीजिएगा, बट 6280 आ रहा है, इसमें 1.1 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे ये डेटा बढ़ के 7000 के लगभग कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जल्दी से, अगला सवाल लेते हैं इसके बाद। तो ये सभी बढ़िया बढ़िया से सब क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करिएगा, आंसर रखिएगा, बाद में इसका सोल्यूशन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि टोटल इंडक्टेंस ऑफ द टू कपल्ड कॉइल्स इन द सीरीज एडिंग या सीरीज एडिंग, दोनों में से किसी भी फॉर्म में बोल सकता है, एंड सीरीज अपोजिंग कनेक्शंस आर इतना एंड इतना, सीरीज एडिंग में इतना दिया हुआ है, अपोजिंग में इतना दिया, बोलता है वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये तो सीधे इक्वेशन बनाने वाला बात है। देखिए जब जब एडिशन का कंडीशन है तो फॉर्मूला आपके पास L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है, और जब सब्ट्रैक्शन का केस है, अपोजिंग का केस है, तो L1 प्लस L2 माइनस 2M है, और दोनों केस में वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, तो फर्स्ट केस में वैल्यू है एडिंग वाले में 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, दूसरे केस में वैल्यू है 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। एक काम करिए, दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 1.4 वाले में से 0.6 वाले को हटा दीजिए, माइनस करिए,
तो माइनस करेंगे तो ये डेटा कट जाएगा और ये बचेगा, यहाँ माइनस साइन लग गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल्स टू 0.4, तो 0.8 बचेगा यहाँ पे। तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.8 अपॉन 4, 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा 0.2 के अप्रॉक्स। सी ऑप्शन दिख रहा है क्या इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। दिस दिस हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, इसके अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल, ये सब क्वेश्चन पे एकदम तुरंत तुरंत आप दिमाग लगाएंगे, फटाफट से आपसे बनता चला जाएगा। अगला सवाल क्या बोलता है? डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स व्हेन द करंट चेंजिंग एट 20 एम्पियर पर सेकेंड इन वन कॉइल इंड्यूसेस अ ईएमएफ ऑफ इतना इन अदर। ठीक है, देखिए आपको क्या कंडीशन दिया है, करंट चेंजिंग इन वन कॉइल डी आई बाई डी टी। करंट का चेंज किस में दिया है? एम्पियर पर सेकेंड्स के फॉर्म में, ये देखिए 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और ईएमएफ कितने का इंड्यूस कर रहा है? अगर आपको याद होगा मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया था उसी डेफिनेशन के आधार पे दिख रहा है। ईएमएफ ई की वैल्यू जो है वो 50 मिली वोल्ट की है। तो अब आपको बोलता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल्स टू देखिए E इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग लिखते हैं m इंटू डी आई बाई डी टी। ई इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। माइनस साइन तो चलो छोड़ो, लेंस लॉ की वजह से लगता है, उसको तो अभी इग्नोर कर दो कि वो अपोजिशन को दिखाता है। यहाँ अभी प्लस माइनस से कोई रिलेशन ही नहीं, हमको डायरेक्टली ये बात करना है कि m कितना होगा। तो m इज इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ई कितना है अपने पास? 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, दैट इज 20। सॉल्व कर लीजिए, 2.5 मिली हेनरी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का भी एकदम राइट आंसर है। सॉल्यूशन देख लीजिए फिर से एक बार। मैंने देखा कि क्वेश्चन से डी आई बाई डी टी कितना है, ईएमएफ कितना है, पूछा क्या है एम, तीनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है किसी फॉर्मूले के फॉर्म में, समझ लीजिएगा उसको। तो ई इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी दिखता है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो एम डी आई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में इसको लिखा, एम की वैल्यू मैंने निकाल दिया यहाँ से ई बाई डी आई बाई डी टी, उसको डेटा पुट कर दिया, आंसर आ गया सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा अब। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 10वां सवाल इसी टॉपिक के ऊपर। देखिए बैक टू बैक इतने वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग अभी बना रहे हैं, और अभी और बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आने वाले दिनों में बनवाऊंगा आपसे, मजा आएगा आपको। ये सीटीक्यू सेशन ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें अभी और भी सब्जेक्ट्स आएंगे और ऐसे ही डेप्थ में हम हर क्वेश्चंस को ऐसे ही ऑपरेट करेंगे। ठीक है, एंड ग्रेजुअली आपके लिए जब क्लासेस वाला सेशन शुरू होगा तो उसमें फिर पढ़ेंगे भी। और लिखा हुआ इन द केस ऑफ अ मटेरियल सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एम्पियर पर मीटर। देखिए एम्पियर पर मीटर मतलब एच दिया हुआ है आपको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच की वैल्यू गिवन है। अब आपको बोलता है इट कॉजेज अ मैग्नेटिक डेंसिटी, मतलब क्या दिया है, बी दिया है, तो एच दे दिया, बी दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेट इट्स परमिबिलिटी। अब ऐसा फॉर्मूला सोचिए कि एच और बी का रिलेशन निकल के आ जाए, तो हमको तो पता ही है ना कि बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, आ तो गया रिलेशन। तो म्यू इज इक्वल टू परमिबिलिटी निकालने बोला है ना, बी बाई एच, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बी कितना दिया हुआ है आपको, डेंसिटी 0.2182 अपॉन 1.75 10 रेज टू द पावर 5, तो ऊपर जाकर 10 का पावर -5 बन जाएगा, और 1 से डिवाइड कर लीजिए। 17 और 21 है यहाँ पे, 17 इंटू 1, 1 टाइम्स 1.2, नहीं नहीं नहीं, -6 का पावर है ना, और छोटी वैल्यू आएगी। 1.2 कहाँ से आएगा, हाँ 1.2 ही आएगा, लेकिन उसमें आएगा 17 और 21 है ना, हाँ तो ठीक ही है, 1.2 ही आना चाहिए। लेकिन ये 10 का पावर 5 ऊपर चला जाएगा और एक जीरो और, मतलब 6 का पावर हो जाएगा, मतलब माइक्रो में आंसर आएगा। हाँ तो माइक्रो में ही तो दिया हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तब तो राइट है। ये माइक्रो वाला पार्ट मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं सोचा था कि 1.2 कैसे आ गया। ठीक है, तो माइक्रो हेनरी में अगर दिया हुआ है तो इट्स आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए तो ये तो हो गए बढ़िया से क्वेश्चंस इस टॉपिक के। अब देखें हमारे पास कोई नया टॉपिक है क्या, कोई नया टॉपिक है क्या जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं? चलिए देखते हैं, लेट्स सी। अब आते हैं हम लोग यहाँ से अपने अगले टॉपिक पे। क्या बात है भाई, नेक्स्ट टॉपिक एसी सर्किट का रेजोनेंस का टॉपिक है। क्वेश्चन आता है इससे भी एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एसएससी के पेपर में रेजोनेंस का भी आएगा आपके सामने। तो इसके लिए आप कितने रेडी हैं, चलिए देखते हैं। रेजोनेंस जो है इसको समझते हैं एकदम शॉर्ट में, थोड़ा थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं कि रेजोनेंस के टॉपिक में आपको कम से कम क्या क्या अभी फिलहाल के लिए जानना चाहिए। जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं ना एसी सर्किट के रिस्पेक्ट में, जब भी हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है ये। एसी सर्किट में रेजोनेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, स्कूल लेवल से ही अगर पढ़ लिया,
तो वहाँ पे भी काम आएगा, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में काम आएगा, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव में तो काम आएगा, तीनों जगह पूछता है इससे क्वेश्चन। रेजोनेंस जो है वो बेसिकली दो फॉर्म में आप पढ़ते हैं रेजोनेंस, एक सीरीज रेजोनेंस यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर, और दूसरा पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर। पैरेलल आरएलसी, क्या रेजोनेंस डीसी सर्किट्स में होता है? आंसर इज नो। रेजोनेंस जो है दैट इज द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मैचिंग, जहां पे दो अलग अलग आइडेंटिटीज या अलग अलग एंटिटीज जो होती हैं, दे मैच देयर फ्रीक्वेंसी, एंड ड्यू टू दैट कुछ आफ्टर इफेक्ट्स उसके होने शुरू हो जाते हैं। वही कंडीशन रेजोनेंस को शो करती है। रेजोनेंस बहुत टाइप का होता है। आप जो रेजोनेंस पढ़ते हैं वो सिर्फ रेजोनेंस का एक छोटा सा प्रकार है। रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस भी होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आप पढ़ते हैं, डायमेंशनल रेजोनेंस होता है, वाइब्रेशनल रेजोनेंस होता है, साउंड रेजोनेंस होता है, ग्रेविटेशनल रेजोनेंस होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं रेजोनेंस के, जिसमें से आप एक टाइप का रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। डायमेंशनल रेजोनेंस भी होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई ब्रिज के ऊपर अगर कोई मार्च पास्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा कि ब्रिज जो है वो गिर सकता है, कि अगर उनके मार्च पास्ट करने से वो फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से जो भी चीज़ ऐसी होगी जिसकी इलास्टिसिटी कम है वो पहले टूट जाएगी। तो अगर कोई मार्च पास कर रहा है तो उसके पैर की तो मूवमेंट है, उसमें तो इलास्टिसिटी है, लेकिन ब्रिज तो कांस्टेंट है ना, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी उतनी नहीं है, वो उतना एक्सपेंशन नहीं झेल सकता है, तो उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है वहाँ पे। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डायमेंशनल रेजोनेंस या फिजिकल रेजोनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो एक टाइप का रेजोनेंस होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल अपना स्टडीज़ को यहाँ पर कन्फाइंड रखते हैं कि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, और उसमें से भी और स्पेसिफिकली अभी फिलहाल के क्वेश्चंस के लिए सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो रेजोनेंस में जब मैंने आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, तो डीसी का तो खेल ही खत्म हो गया वहां से। ठीक है, तो डीसी की तो बात ही मत करिए रेजोनेंस के केस में। वी कैन ओनली टॉक अबाउट द एसी सर्किट्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में एसी सर्किट का ही काम है भाई, पूरा का पूरा। ठीक है, तो आरएलसी सर्किट के प्रेजेंस से क्या होता है कि रेजोनेंस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कब? इसकी सिचुएशन क्या होती है, कंडीशन क्या है रेजोनेंस की? तो द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज व्हेन एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। जब आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट सर्किट में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो टोटल इम्पिडेंस जो सर्किट की बचती है वो सीधे सीधे रेजिस्टेंस के बराबर बचती है। इतनी बचती है आपके पास टोटल इम्पिडेंस। ठीक है, तो जब आपका सर्किट रेजोनेट करता है तो कुछ ना कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। ये तो कंडीशन है। इस कंडीशन पे, अच्छा, ये कंडीशन अराइज कब होगी? जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम पहुंचेंगे। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? देखिए, एक्सएल बराबर एक्सी है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्सएल यानी कि ओमेगा एल, और एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा मतलब 2π/f_l, और ये हो जाएगा 1/2π/f_c। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा f0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2π√LC, अगर आप इसके स्क्वायर को हटा देंगे तो ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप हर्ट्ज का एक्सप्रेशन बनाते हैं, मतलब अगर हर्ट्ज के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऐसे, और अगर मान लीजिए केवल रेडियंस पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है तो यहीं से एक्सप्रेस कर लीजिए। यहाँ से आप इधर लेकर के आएंगे कि ओमेगा एल, so therefore ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। दिस इज इन रेडियंस पर सेकंड। ये दोनों ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने रेडियंस पर सेकंड में आपको बताई है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और दूसरी फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने हर्ट्ज में आपको बताया है। तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये 2π का रिलेशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ऑलवेज नो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π टाइम्स ऑफ एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, इसीलिए लिखते हैं हम लोग। तो ये दोनों का रिलेशन है। यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपका सर्किट रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट करेगा तो आफ्टर इफेक्ट क्या क्या दिखेंगे इसके। चलिए, इसको ग्राफ से समझ लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं थ्योरी बताऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, थ्योरी के लिए अलग से क्लास रहेगी, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए हम लोग इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार कि रेजोनेंस की कंडीशन होती क्या है। देखिए, जब इस सर्किट के अंदर अगर सपोज कर लीजिए मैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिलेशन बताने जाऊं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इस रेजोनेंस की कंडीशन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे बताऊंगा आपको। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता दिया। अब जब हमको ये समझ में आ गया कि z बराबर r होता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बिफोर f0 एंड आफ्टर f0 हो क्या रहा है। आफ्टर f0 मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद, दोनों ही सिचुएशंस पे क्या बिहेवियर है सर्किट का। तो देखिए, बिफोर f0 क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन पर हमको दिखता है कि xc जो है ये ग्रेटर देन xl हो जाता है, जबकि यहाँ पर xl बिकम्स ग्रेटर देन xc।
तो मतलब इम्पिडेंस Z जो है वो हाई हो जाता है, इधर पर भी Z जो है वो हाई रहता है, क्योंकि आपका रिएक्टेंस का पोर्शन कुछ भी अगर बच रहा है या डोमिनेट कर रहा है कोई भी एक रिएक्टेंस, तो ओवरऑल इम्पिडेंस को वो बढ़ा देता है। ठीक, तो इसका मतलब करंट का क्या हो रहा है, करंट जो है वो यहाँ पर मिनिमम, इस पर भी करंट मिनिमम हो गई। लेकिन इन सब के बीच एक सिचुएशन बैठा हुआ है जो कि खुद रेजोनेंस का है, मतलब एट एफ नॉट। इस समय क्या हो रहा है बताइए, जब एफ नॉट है तब क्या हो रहा है। तो भाई एक्सएल एक्सी का तो कोई सीन ही नहीं है ना, एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, जेड का क्या हो गया, जेड बराबर आर, यानी कि मिनिमम इम्पिडेंस हो गया। अच्छा, इम्पिडेंस मिनिमम है तो आई इज इक्वल टू वी बाई जेड के हिसाब से करंट मैक्सिमम हो जाएगी। इसी के हिसाब से करंट की कर्व को आप ट्रेस कर दीजिए इस ग्राफ के अंदर। तो अगर मैं करंट की कर्व को ट्रेस करूं तो ये कर्व कुछ ऐसी दिखाई दे सकती है। इसी को रेजोनेंट कर्व बोलते हैं हम लोग सीरीज एसी सर्किट का। ये रेजोनेंट कर्व दिखाता है आपको कि इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम पर है, यहाँ पर करंट जो है अपनी पीक वैल्यू पे है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज एफ नॉट। क्या ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करें, ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते क्या? श्योरली लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ओमेगा रेडियंस पर सेकंड के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम पे रहता है, इंपिडेंस अपने मिनिमम वैल्यू पे रहता है, और इससे पहले और बाद की फ्रीक्वेंसी किस आधार पर लेते हैं, तो उससे हमको बैंडविड्थ का कंसेप्ट निकल के मिलता है। खास तौर पे जब मैं सीरीज एसी सर्किट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दो और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ में आता है, एक FL होता है और एक FH लिखता हूँ मैं इसमें। ठीक है, FL स्टैंड्स फॉर द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड FH स्टैंड्स फॉर द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। ये दो फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसी होती है जिन पर आपकी करंट जो होती है वो RMS वैल्यू को रीच करती है। ध्यान दीजिएगा, करंट की वैल्यू RMS तक जाती है। खास तौर पे जब रेडियो सिग्नलिंग के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम से कितनी कम होगी तब तक आपका फिल्टर या आपकी सर्किट काम करता रहेगा प्रॉपरली। तो ये आखिरी वैल्यू यही है कि आरएमएस वैल्यू से नीचे जब करंट हो जाएगी तो सर्किट का काम करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से आरएमएस वैल्यू के ऊपर की वैल्यू जब रहेगी तभी आपका सर्किट जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये आरएमएस टू दोबारा आरएमएस पहुंचने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का सेट होता है, इसी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। यही कहलाता है बैंड विड्थ। ठीक है, और किसी भी वेव के अंदर, किसी भी रेजोनेंट सर्किट के भीतर ये जो बैंडविड्थ रहती है बड़ी क्रूशियल चीज रहती है। ये बैंडविड्थ की वैल्यू जितनी हाई होती चली जाएगी आपके वेव की शार्पनेस उतनी कम होगी। शार्पनेस के कम होने का मतलब ये होता है, ये देखिए, इसकी शार्पनेस को अगर मैं कम कर दूं या हाफ कर दूं तो ये ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस, इस तरीके का दिखाई देगा इसका शार्पनेस हाफ अगर कर दूं तो बताइए करंट अभी मैक्सिमम नहीं है क्या? करंट तो अभी भी मैक्सिमम है ना। ये देखिए, स्टिल यू विल राइट आई मैक्स, अभी भी आप RMS टू RMS बता रहे हैं, बट अब देखिए कि इसकी बैंडविड्थ देखिए कितनी बड़ी हो गई। पहले कितनी बैंडविड्थ थी और अब कितनी बैंडविड्थ हो गई? बैंडविड्थ बढ़ गई है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ पता है, बैंड की विड्थ तो बढ़ गई लेकिन ओवरऑल करंट की पीक वैल्यू जो थी वो पहले से अब छोटी हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है जब बैंडविड्थ की बात करते हैं। फिर इसी के ऊपर आगे चल के एक टॉपिक आप पढ़ते हो क्यू फैक्टर का, दैट इज द क्वालिटी फैक्टर, कि सर्किट में जो वेव है या जो अपना जो सर्किट का जो फिल्टर आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी वर्किंग किस तरीके की है। तो इसको शॉर्ट में कुछ रिलेशन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन हम लोग बताते हैं, बैंडविड्थ को हम लोग R/L के फॉर्म में शो करते हैं, खास तौर पे जब मैं सीरीज RLC सर्किट की बात कर रहा हूँ तो। ठीक, फॉर सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस, R/L के रिलेशन से इसको हम लोग शो करते हैं। और वैसे ही हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन होता है क्यू फैक्टर का, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। दिस इज क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर को कैसे शो करते हैं? दो तीन तरीके हैं इसको शो करने के। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ उसमें से, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को डेल ओमेगा से शो करते हैं, बैंडविड्थ को दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया ये रेडियंस वाले फॉर्म का है। अगर आपको हर्ट्ज में एक्सप्रेस करना है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया वो डेल ओमेगा का है। ठीक है, अगर मुझे डेल एफ के फॉर्म में इसी को शो करना है तो मैं लिख दूंगा R/2πL। अब आप ये सोचेंगे कि 2π कहाँ से आया, तो आप पिछला रिलेशन एक बार देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π f।
तो एफ के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई यहाँ से आपको डिवाइड के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्वालिटी फैक्टर का भी यही सीन है, क्वालिटी फैक्टर को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि अगर 2 पाई के फॉर्म में बताऊं मैं, तो 2 पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड in one cycle upon energy dissipated in one cycle। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेशन, कि आपका सर्किट जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रखता है विथ रिस्पेक्ट टू कितना डिसिपेट कर रहा है। और डिसिपेट कहाँ पे करेगा, रजिस्टर के अक्रॉस करेगा। स्टोर कौन करेगा, इंडक्टर या कैपेसिटर में से कोई एक स्टोर करेगा, ठीक है। तो उसके आधार पे ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, ये इसका इस एक्सप्रेशन से फॉर्मूला निकल के आता है। कैसे फॉर्मूला निकलता है देखिए जल्दी से। ओमेगा नॉट के फॉर्म में भी अगर मैं शो कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट मतलब 1/√LC, ठीक है। और डेल ओमेगा क्या हो गया, डेल ओमेगा हो गया 1/R/2πL, ऐसा भी चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं, चलो 2 पाई को तो साइड कर दो, 1/2 पाई तो चलो साइड हो गया, R ऊपर चला गया तो 1/R बचा, अंदर बच गया आपके पास L, स्क्वायर कर दीजिए अपॉन LC। ये रूट में था, ये L ऊपर चला गया, पूरे को रूट के अंदर लाने के लिए मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर के इंडक्टेंस का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर है तो दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास एक्सप्रेशन में बचेगा 2 पाई, सॉरी 1 में नहीं, ये ऊपर रहेगा, दिस 2 पाई विल बी हियर, ऊपर लिखेंगे हम लोग 2 पाई, ये ऊपर गया ना, फोर्थ नंबर पे है तो फर्स्ट पे जाएगा ये। तो दिस इज 2 पाई, है ना, चौथे फ्लोर पे चला जाएगा ये सीधे। तो 2 पाई इंटू √L/C, और 1/R तो भूल ही गए हम लोग, तो 1/R √L/C। ये एक्सप्रेशन बनता है किसका, क्वालिटी फैक्टर का, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस। सीरीज RLC सर्किट जो है या सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है, इसका फॉर्मूला जो है, एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा बनता है। बाकी जनरलाइज फॉर्म तो आप समझ गए कि किस तरीके से जनरलाइज फॉर्म, इसके और भी 3-4 तरीके होते हैं डिराइव करने के, अभी उतने पर नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, अभी जस्ट बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब बने तो आपको समझ में आए कि किस टेक्निक से बन रहा है, क्या हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब चलिए आपको मैं जरा क्वेश्चंस पर लेकर के चलता हूँ। ये 2-3 फैक्टर्स थे, इसके अलावा सिलेक्टिविटी वगैरह जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। यहाँ जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें एक ट्यूनिंग फोक जो है वो रखा हुआ है ऐसे यू शेप का मेटल का, इसको किसी गोंग से बीट किया जा रहा है, और इससे जो साउंड वेव निकल के आ रही है, उससे कुछ और दूरी पर रखा हुआ दूसरा ट्यूनिंग फोक जो है वो अपने आप वाइब्रेट कर रहा है, जबकि फिजिकली दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये भी रेजोनेंस की कंडीशन को शो करता है। ये साउंड रेजोनेंस का एक एग्जांपल है, जिसका एग्जांपल आपको बोर्ड पर अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो जितना चीज़ मैंने आपको बताया, अगर उतना कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। लिखा हुआ है, अ सीरीज RLC सर्किट हैज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज। क्या दिया हुआ है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस में दिया है, हर्ट्ज में दिया, मतलब f0 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो f0 की वैल्यू कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है। एंड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ 100 इफ ईच RLC आर डबल्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। RLC तीनों की वैल्यू 2 गुना कर दिया, तो बताइए नया क्वालिटी फैक्टर जो है सर्किट का वो कितना हो जाएगा। भाई देखिए, R, L और C, R से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, जब तक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात है R से कोई मतलब नहीं है। रही बात L और C की, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। L को भी डबल कर दिया, C को भी डबल कर दिया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, रूट से बाहर निकला तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो मेरा नया f0 है उस पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 पाई √LC, मतलब हाफ टाइम्स ऑफ f0 ओल्ड। मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो आधी हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हैज़ बिकम हाफ। पहले Q कितना था, 100 था, ठीक है। तो Q का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि f0 अपॉन डेल एफ इज बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ करके होता है क्या, Q फैक्टर। अब बैंडविड्थ को चलिए छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, बैंडविड्थ की हम बात ही नहीं करते, सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पहले से आधी हो गई, तो बताइए क्वालिटी फैक्टर का क्या होगा, वो भी तो आधी हो जाएगी पहले की तुलना में। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये भी हाफ हो जाएगी, तो Q विल बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। पहले 100 था तो अभी 50 हो जाना चाहिए इसको। एकदम मस्त लॉजिकली बना लेंगे आप इसको। चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लेते हैं तुरंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। अगर एग्जिस्टिंग कॉइल को रिप्लेस कर दिया विद द वन हैविंग हायर Q, तो बैंडविड्थ का क्या होगा। ग्राफ को ध्यान रखिएगा एक बार, जस्ट माइंड में।
सीरीज आरएलसी सर्किट है, बोलता है कि बैंडविड्थ जो है वो 2 किलोहर्ट्ज़ की यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये बैंडविड्थ आपको दे दिया कितने का, 2 किलोहर्ट्ज़ का। ओके, अगर एग्जिस्टिंग कॉइल को बदल दिया विद द वन हैविंग अ हायर क्यू, क्यू की वैल्यू हाई हो गई है पहले से, अब देखिए क्या होगा। अब क्यू की वैल्यू जो है वो पहले से हाई हो गई, तो अब देखिए बैंडविड्थ का क्या होगा। अब बैंडविड्थ तो कम हो जाएगा ना, क्यू फैक्टर के इन्वर्स पे चलता है ना बैंडविड्थ भाई। देखिए क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ लिखते हैं हम लोग। तो मतलब क्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे है ना बैंडविड्थ के साथ। तो बैंडविड्थ अगर बढ़ गया, डबल हो गया, तो क्यू हाफ हो जाएगी, घट जाएगी। तो और वाइस वर्सा है कि क्यू अगर बड़ा हो गया तो मतलब बैंडविड्थ हाफ हो गई होगी या छोटी हो गई होगी, तो बैंडविड्थ विल डिक्रीज। स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना बढ़ा है क्यू, तो बैंडविड्थ में हम भी नहीं बताएंगे कि कितना कम हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छोटे छोटे से लॉजिकल क्वेश्चन हैं, एकदम जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा। 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इम्पीडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट विथ एल इज इक्वल टू इतना, सी इतना एंड पिको फैरेड में दिया है। अच्छा, और आर की वैल्यू 180। क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। इम्पीडेंस ऑफ द रेजोनेंट, इम्पीडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा। अरे भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तो सर्किट का इम्पीडेंस हमको पता है ना, Z इज इक्वल टू आर होता है। तो हम सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, पिको फैरेड हो चाहे गीगा फैरेड हो, हमको क्या करना उससे, हमको ये पता है कि एट रेजोनेंस Z बराबर आर। बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो आंसर तो वही होगा जो आर की वैल्यू है 180, डी ऑप्शन। कुछ नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना। आपको बस कंसेप्ट पता रहना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप खेल सकते हैं क्वेश्चंस के साथ, आप आराम से खेल सकते हैं, और नहीं तो फिर क्वेश्चन आपके साथ खेलेगा। सो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ के सवाल बनाए तो आप क्वेश्चन के साथ खेल लेंगे, बिना पढ़े अगर सिर्फ तुक्का लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके साथ खेल जाएगा। यहाँ पे अब कोई बच्चा पता चला जेड का फॉर्मूला जानता है, वो उसको कन्वर्ट करने और सॉल्व करने लगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए लेट अस टेक द अगला क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बोलता है कि इन आरएलसी सर्किट इंडक्टेंस इज 20 मिली हेनरी एंड द कैपेसिटेंस इज 200 माइक्रोफैरेड। इंडक्टेंस एल की वैल्यू जो है वो 20 मिली हेनरी है और कैपेसिटेंस जो है वो 200 माइक्रो फैरेड है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तो भाई एफ नॉट की वैल्यू, अच्छा आंसर किस में दिया है, देखिए रेडियंस पर सेकंड में दिया है। मैं हट जाता हूँ, आपको डेटा दिखेगा। इस सारा का सारा आंसर रेडियंस पर सेकंड में, तो आप भी ओमेगा की वैल्यू निकालिएगा, एफ नॉट मत निकालिएगा। एफ नॉट निकालेंगे तो हर्ट्ज में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। सो दिस इज 1/√20 इंटू 200, 2 to the 4, 0 0 0 रूट के अंदर 1/, ठीक है। तो मतलब 1/4000 तो मतलब 2 बचेगा। और 2 पे भी पावर कितने का हो गया यहाँ पे, 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो गए इसके, ठीक है। तो आपके पास कितना बच गया यहाँ पे, 1/4 दैट इज 2, 1/2 दैट इज 0.5, 500 रेडियंस पर सेकेंड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से डेटा, 500 रेडियंस पर सेकेंड। आई एम वेरी मच श्योर कि यही आंसर आएगा। देखिए 1/2 बच रहा है ना अपने पास, 1/2 इज 0.5 है, उसके साथ इतने सारे जीरोस भी हैं, तो 500 ही आएगा, एकदम राइट आंसर है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, 50 तो हो नहीं सकता, उससे बड़ी वैल्यू है, तो फिर यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। 15वां सवाल बोलता है कि आरएलसी सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस इतने का है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है कि लोअर कट ऑफ अपर कट ऑफ दोनों फ्रीक्वेंसी किस में दिया है, हर्ट्ज में दिया है। बोलते हैं अब क्वालिटी फैक्टर उस सर्किट का कितना होगा। क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर, देखिए क्यू फैक्टर के लिए आप फिर से बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आरएलसी सीरीज सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी दोनों का दे ही दिया है। सो द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से क्वालिटी फैक्टर तक कैसे पहुंचेंगे, ये रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या करें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकलेगा। देखिए बैंडविड्थ तो निकल जाएगा किसी तरीके से, बैंडविड्थ तो आप बता सकते हैं कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 90 माइनस 10 दैट इज 80 किलो हर्ट्ज, ये तो बैंडविड्थ आ गया। अब बताइए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, एफ नॉट, ये कैसे निकल के आएगा। तो एफ नॉट के लिए आप क्या करेंगे, √90 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कर दीजिए सीधे। ऐसा करेंगे क्या कि मल्टीपल निकालेंगे दोनों का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ नॉट की वैल्यू जो है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो सोचिए जरा। एफ ऑफ एच
हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट में आपको मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको फिर डिटेल्ड फॉर्म में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं? ग्राफ से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जब ऐसा केस दिया रहता है तो आपको पता है कि जब आप ऐसे बैंडविड्थ की बात करते हैं, इसको, इसकी पूरी बैंडविड्थ जो है वो आर बाई एल से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू गिवन है। अब जब इसका हाफ पोर्शन आप देखेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा आर बाई टू एल। इधर का हिस्सा देखेंगे, ये भी हो जाएगा आर बाई टू एल। ये दोनों के दोनों हाफ्स आर बाई टू एल के हो जाएंगे ना। तो एक एक हाफ का अगर आपको आंसर निकालना है, मान लीजिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं पता लेकिन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल्स टू, एफ नॉट इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एफ एल लिख लीजिए, एफ एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहुँचना है हमको ना, तो दिस शुड बी एफ नॉट माइनस आर बाई टू एल। आर बाई टू एल क्या है? बैंडविड्थ का आधा हिस्सा है। ये टोटल बैंडविड्थ है ना, इसका हाफ कर दीजिए। अब आपके पास आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में एल तो दिया नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आर बाई टू एल मत पुट करो ना, आप इसको हाफ टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ बोलो। वही तो है, देखिए क्या लिखा है, आर बाई एल इज वॉट? बैंडविड्थ, और उसका वन बाई टू टाइम्स है। तो बात तो वही हो रही है, टोटल बैंडविड्थ का आधा हिस्सा, उसको माइनस कर दो। तो एफ नॉट की वैल्यू देखो, आपको एफ एल दिया ना क्वेश्चन में, आप एफ नॉट निकाल लो ना यहाँ से, इसको आप यहाँ ले जाके प्लस कर दो एफ एल के साथ, आ जाएगा आपका आंसर। या फिर डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। बोथ द मेथड्स आर देयर। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कंसेप्चुअली ये समझ में आ जाएगा। ये जो है ये शॉर्टकट है, इससे भी आप बनाइए। दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया इसीलिए। तो एफ नॉट जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एल प्लस हाफ टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया आपको? 10 दिया, प्लस वन बाई टू टाइम्स बैंडविड्थ कितने का है? 80, 50, ये है क्या? इस तरीके से इसको थोड़ा सा अच्छे से आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट से बता दूं कि आप निकालेंगे बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। बैंडविड्थ की वैल्यू आपके पास आ गई 80 किलो हर्ट्स, और एफ नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट 10 इंटू 90, 10 इंटू 90 900, 900 मतलब रूट के बाहर आएगा तो 30 आ जाएगा, 30 किलो हर्ट्स, है ना। ये दोनों चीज़ आ गया। क्यू की वैल्यू रख लीजिए आप, क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 80, 3 टू ज़ा 6, 2 पॉइंट समथिंग, 1 बाई 2 पॉइंट समथिंग। तो 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2 ना 0.5 के आसपास, 0.5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, 0.5 से बड़ी नहीं, सॉरी, उससे थोड़ी स्लाइटली छोटी वैल्यू, तो 0.3 है उससे नेक्स्ट छोटी वैल्यू। हाँ 0.3 ही उससे नेक्स्ट छोटी वैल्यू है, तो यही अपना आंसर है, ठीक है। 1 बाई 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है, 2.3 3 9, हाँ ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। तो 1 बाई 2 पॉइंट समथिंग करेंगे तो आपका लगभग लगभग 0.5 से छोटी वैल्यू आएगी। तो 0.5 से छोटी 0.375 की वैल्यू जो है ये मिल गई, अपना आंसर आ गया सीधे। चलिए अगले सवाल पे आएँ। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बोलता है कि सीरीज एसी सर्किट एक्सएल की वैल्यू, सी की वैल्यू और आर की वैल्यू सब गिवन है। आपको बोलता है इम्पीडेंस एट रेजोनेंस कितना होगा। सेम क्वेश्चन है ना, बता लेंगे आप इसका इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा लेकिन इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा। सीरीज एसी सर्किट में एक्सएल दिया, सी दिया, आर भी दे दिया आपको, ठीक है, आर की वैल्यू भी दे दिया। अब बोलता है इम्पीडेंस एट रेजोनेंस जो है वो कितने का होगा। रेजोनेंस के समय इस क्वेश्चन में इम्पीडेंस जो है कितने का होगा। हो सकता है इसका आंसर आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है ऑप्शन में ना दिया हो, ठीक, ये भी पॉसिबल है। तो अब आप देख लीजिए इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसका आंसर अब मैं नहीं सॉल्व कराता हूँ, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं बनवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों ने कमेंट में बताया दैट वाज राइट। जितने भी लोगों का कमेंट आया था मुझे लगता है सबका ही राइट आंसर आया हुआ था, तो दैट इज़ गुड। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से बताइएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने, और मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे लिखा हुआ है टू डबल द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एल द कैपेसिटेंस मस्ट बी। एल की वैल्यू फिक्स है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब बाय डिफॉल्ट में हर्ट्स वाला ही मान के चल रहा हूँ अभी। अगर हर्ट्स का केस है, कोई भी केस है, मान लीजिए हर्ट्स नहीं भी मानोगे आप तो भी, तो 1/2 पाई का तो फर्क पड़ेगा और किसका। सो दिस इज 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। मान लो एल कांस्टेंट है, इसको डबल करना है, तो आप देखिए ना एफ नॉट जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे है अंडर रूट सी से।
अंडर रूट सी से इन्वर्स प्रोपोर्शन पे, मतलब कि एफ नॉट का स्क्वायर इज 1/c, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, तो 2 to the 4 मतलब सी जो है उसको 4 गुना मुझे कम करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड बाई 1/4। इसको देखिए ना, स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो अब मुझे 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट बनाना है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट हो जाएगा। और ये तब होगा जब ये 4 नीचे जाएगा, यानी कि 1/4c हो जाएगा। बड़ा रफ में बता रहा हूँ मैं आपको, बट सीक्वेंस को ध्यान से समझिएगा। तो अल्टीमेटली सीन ये हुआ कि एफ नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन टू अंडर रूट सी है, और एफ नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c के फॉर्म में। प्रोपोर्शनैलिटी को भी छोड़िए, कांस्टेंट को अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो उस कंडीशन पे जब इसको डबल करना है तो बेसिकली ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और एफ नॉट न्यू जो है वो 1/4c के फॉर्म में हमको मिलेगा, एफ नॉट न्यू। एफ नॉट न्यू मतलब जो 2 टाइम्स हो रहा है वो वाला। तो ए ऑप्शन एकदम सीधा आंसर है इसका, डायरेक्ट। थोड़ा सा चीज़ों को मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आपको एग्जाम में अप्रोच समझ में आए कि कैसे आपको क्विकली सॉल्व करना है। 18वां सवाल बोलता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट है, ये रेजोनेट कर रही है इतने फ्रीक्वेंसी पे, और 50 वाट का पावर कंज्यूम कर रही है इतने वोल्ट के एसी सोर्स से, ठीक है, ऑपरेटिंग एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर बैंडविड्थ जो है वो 0.75 किलोहर्ट्ज का है, तो फिर वैल्यू ऑफ सर्किट एलिमेंट आर और एल कितने होंगे। आर पूछा, एल पूछा, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया 1.5 किलोहर्ट्ज, पावर आपको दे दिया 50 वाट, वोल्टेज कितना दिया 50 वोल्ट एसी, ऑपरेटिंग एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बैंडविड्थ जो है वो कितना दे रखा है आपको किलोहर्ट्ज में, यानी कि डेल एफ की वैल्यू जो है ये भी आपको दिया 0.75। तो वैल्यू ऑफ आर पूछा, देखिए पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ये कर लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वी स्क्वायर बाई पी से कर दीजिए, तो वी का स्क्वायर 50 × 50/50, यानी कि आर की वैल्यू 50 बचेगी, आर की वैल्यू 50। बी और सी दो ऑप्शन है, बाकी डी और ए को तो हटा ही दीजिए, ए और डी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो पहले ही रिमूव कर दीजिए आप। अब बारी है कि एल की वैल्यू कहाँ से आएगी, है ना, एल की वैल्यू कैसे आएगी। अब भाई देखिए, आपको क्वेश्चन में बैंडविड्थ दिया है ना, ये देखिए डेल एफ की वैल्यू दिया है बैंडविड्थ, हमको पता है बैंडविड्थ जो होता है दैट इज आर बाई एल। बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, आर बाई एल के फॉर्म में होता है। बट एक चीज़ में गलती मत करिएगा, आर बाई 2πl लिखेगा, क्योंकि आपको बैंडविड्थ डेल एफ के फॉर्म में दिया है, ना कि रेडियंस पर सेकेंड में। ठीक है, यहीं पे बस एक गलती होने का चांस है, तो आर बाई एल ना लिख के आर बाई 2πl लिखिएगा, सही हो जाएगा आपका डेटा फिर। तो एल इज इक्वल्स टू आर बाई 2π इंटू बैंडविड्थ, तो एल इज इक्वल्स टू आर कितना है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 2π इंटू बैंडविड्थ कितना है 0.75। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इंडक्टेंस की वैल्यू इसी से आ जाएगी। ठीक है, 50 का था, ये हो गया 25 हो गया यहाँ पे बाई 2 करके, डिवाइडेड बाई 22/7, यानी कि वही 3.14, और इंटू 0.75, तो ये लगभग लगभग ये ऊपर जाएगा ना, पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 0 ऊपर बढ़ेगा तो 10 आ जाएगा, 10 वगैरह के आसपास कुछ आना चाहिए, 10 से ऊपर जाने का चांस कम है, ये देखिए। तो मतलब बी ऑप्शन जो है वो करीब करीब का सही आंसर दे रहा है, बी ऑप्शन ही राइट है, करीब करीब क्या, बिल्कुल 100% राइट आंसर देगा आपको। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है, बन जाएगा। किलो हर्ट से 10 का पावर 3 था ना, तो ऊपर जाएगा ना भाई, देखिए 10 का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 तो बचेगा ही, 2 जीरो में हटा भी दूंगा तो भी 10 बचेगा, तो 10 के रेंज में अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 18वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए थे क्या। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना एंड इंडक्टेंस इतना आर इन सीरीज विद अ कैपेसिटेंस सप्लाइड विद अ कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के सोर्स से सप्लाई हो रहा है। बोलता है कि मैक्सिमम करंट अगर 2 एम्पियर है इतने हर्ट्स पे है, तो क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट जो है वो कितना है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है छोटा सा, इस पॉइंट पर ये वाली लाइन को अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो आपको यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपको बोलता है मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर का है इस फ्रीक्वेंसी पे। तो भाई मैक्सिमम करंट कब जाता है, जब z इक्वल टू आर हो जाता है, मतलब रेजोनेंट के समय आता है ना, तो इस फ्रीक्वेंसी पे वो सिचुएशन हो रहा है। देखते हैं इस फ्रीक्वेंसी की हमको ज़रूरत है भी या नहीं है, पहले तो उसी को समझ लेते हैं। तो भाई देखिए क्यू का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल बाई सी, ये चीज़ है। अब देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सी की वैल्यू नहीं है, मिसिंग है। ठीक, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना एंड इंडक्टेंस इतना। ठीक है, अगर इससे नहीं निकलेगा तो Q इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ भी एक चीज़ है,
एक तरीका है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं दोनों में से कौन सा फॉर्मूला फिजिबल होता है। तो आर की वैल्यू कितनी है 20, आर की वैल्यू कितनी है 20 ओम्स, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी इन सीरीज विद अ कैपेसिटेंस इज सप्लाई। कैपेसिटेंस अननोन है, छोड़ दीजिए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है। मैक्सिमम करंट कितने की है आई मैक्स 2 एम्पियर की, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 1000 हर्ट्ज का। देखिए अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है तो बैंडविड्थ तो यहीं से निकल जाएगा ना। बैंडविड्थ हमारे पास आ जाएगा आर बाई 2 पाई एल, आर बाई 2 पाई इंटू एल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10 × 10⁻³ ये आ गया हमारे पास बैंडविड्थ। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि 1000 अपॉन 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10 × 10⁻³ इसी से आपको देखिए Q की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, पाई बच गया यहाँ पे 3.14, तो 3.14 के आसपास देखिए ये 10 और ये 1000 कट गया, 220 एक जीरो बचा, वो भी ऊपर जाके कैंसिल हो गया क्योंकि 3 जीरो है, 4 जीरो इनफैक्ट 10 × 10⁻³ है ना, तो 10 भी है मतलब -4, तो 3 जीरो तो यहीं के यहीं कट गए, एक जीरो और हट गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और 1 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 इधर पे बचता है, तो फाइनल आंसर भी 3.14 ही दिख रहा है सीधे सीधे इसी एक्सप्रेशन से। सो 3.14। देखिए कैलकुलेशन को ना आपको ऐसे ही फास्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में करनी पड़ेगी। मैं जो बता रहा हूँ उसका अप्रोच बस देख लीजिए किस तरीके से बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बोला, देखिए क्यू का 2 फॉर्मूला मैं लिखा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूले तो कई हैं कैलकुलेशन के, एसी सर्किट्स में यही चीज़ है कि एक ही चीज़ को निकालने के लिए 3-4 तरीके मिलेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि फिजिबल फॉर्म कौन सा रहेगा, डेटा किसका दिया हुआ है। कभी कभी आधे आधे डेटा गिवन रहेंगे दोनों के, जैसे इसका भी आधा डेटा गिवन है, आर है और एल है, सी नहीं दिया हुआ है। इसका भी कुछ डेटा है, लेकिन देखना आपको यह है कि किसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, उसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर 3.14, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। हाँ भाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आरएलसी सर्किट है, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी 10⁻⁵ है। ठीक है, रेडियंस पर सेकंड में होगा ये। क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, वैल्यू ऑफ सी कितने का होगा। हमको दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 10⁻⁵, क्यू दे दिया 50, आर दे दिया यहाँ पे 400। फॉर्मूला सोचिएगा ध्यान से, आपको पूछा कि सी की वैल्यू कितनी है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला सोचिए जिसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी आता है, आर भी आता है, क्यू भी आता है और सी भी आता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है भाई। Q इज इक्वल्स टू 1/ω0 RC। इस फॉर्मूले से ये चीज़ होता है। आरएल के फॉर्म में भी हम लोग निकालते हैं, आरसी के फॉर्म में भी निकालते हैं, तो ये डेरिवेशन मैंने आपको इसके अंदर नहीं कराया आज के, बट इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेशन करते हो। क्यों निकालने का ये भी एक तरीका है, और ये सारे के सारे जो गिवन डेटा है वो इसमें फिजिबल फिट बैठते हैं। सी को उधर भेज दीजिए, कैपेसिटेंस ही तो चाहिए। 1/ω0 यानी 10⁵ इंटू आर दैट इज 400 इंटू क्यू, क्यू यानी कि 50। तो 1 डिवाइडेड बाई दिस एंटायर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 5 20, 20 इंटू 10 200, 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5, लेकिन 5 का पावर भी साथ में गया, तो आपके पास सी की वैल्यू जो है वो 5.5 ना, तो 500 के आसपास बचेगी। क्या आंसर दिया हुआ है, पिको फैरेड में है ना। देखिए 5 का डेटा मुझे दिख रहा है 500 के आसपास, मतलब ये पिको फैरेड के फॉर्म में ही आंसर आएगा। 5 का पावर है तो ये ऊपर भेज दूंगा तो इंटू 10⁻⁻5 बन जाएगा, है ना। तो -5 का पावर तो जा ही रहा है। फिर इसके साथ 400 इंटू 50, 4 5 20, 1 2 3, 20,000 और है, तो 1/20,000 का डेटा मुझे भेजना है ऊपर, तो पिको फैरेड में जाना है इसका तय है। तो 500 जो है मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डेसिमल के बाद के जीरोस वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारा डेटा पिको फैरेड में ही है। डेसिमल में सेम वैल्यूज़ है नहीं, तो मुझे बस खाली पहले डिजिट से मतलब है, उतने से ही आंसर आ जाएगा। ये क्विक अप्रोच रहेगा आपका एग्जामिनेशन में, ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है पेपर में। ठीक है, तो आज का सेशन जो है अब उसको मैं यहीं पर एंड अप करने जा रहा हूँ। आपसे मिलेंगे कल थर्सडे है तो कल लाइव सेशन रहेगी, तो कल की लाइव क्लास में मिलते हैं और मस्त तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे। रेडी रहिएगा, टॉपिक मैं पहले से नहीं बताऊंगा, कल ही के कल पता चलेगा कि क्या टॉपिक रहेगा, लेकिन मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। बैक टू बैक क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा एकदम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में
क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। तो आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ग्रेजुअली जब आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा कि पैरेलली पढ़ाई भी करते जाएंगे हम लोग डेप्थ में, और ये सब क्वेश्चंस आपको आसान लगने लग जाएंगे और ज़्यादा। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।